नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिल रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में हम लोग रक्त संबंध कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कोई भी चैप्टर 3 पार्ट में करते हैं। अभी तक आप लोगों ने मैथ्स के 2 चैप्टर और रीजनिंग के 1 चैप्टर को देख लिया है। तो आज हम फिर से रीजनिंग के दूसरे चैप्टर रक्त संबंध को लेकर आए हैं। तो ये भी हम लोग 3 भाग में करेंगे। आज जो है ये है भाग 1। इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद हम लोग जो दूसरा पार्ट होगा उसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को करेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग डिफिकल्ट या हाई लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, जो यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन कराने से आपको कोई नुकसान होगा। बेसिक क्वेश्चंस अगर कर लेंगे तो आप कोई भी मॉडरेट हो या डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा ब्लड रिलेशन का, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन उसमें हल नहीं कर पाएंगे। और यह एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। मतलब हर दिन कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज से जुड़े रहते हैं, रिलेशन से। माँ है, पिता है, बहन है, भाई है, चाचा है, मामा है, नानी है, दादी है। तो इस तरह के रिलेशन से हम लोग जुड़े रहते हैं। बस शर्त क्या है कि हम लोग डेली लाइफ में उसको अपने तरीके से यूज करते हैं। और जब यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात आती है तो इसका थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। हम यहाँ पे फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। जनरेशन गैप का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, फैमिली ट्री का ध्यान रखना पड़ेगा, मेल फीमेल का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको एक बात बता दे, ब्लड रिलेशन में कभी भी एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो जब तक जेंडर स्पेसिफाई ना हो, आप किसी को भी मेल या फीमेल अपने मन से या उसके नाम से रिकॉग्नाइज करके कभी भी नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है मोहन तो आप मान लेंगे कि वो लड़का है, ऐसा नहीं है। अगर मान लेते हैं लिखा हुआ है किसी लड़की का नाम रीता, तो आप नहीं मान लेंगे कि वो लड़की है जब तक उसके बारे में ना बताया जाए कि ये मेल है या फीमेल है। इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। हो सकता है कि डेली लाइफ में हम लोग समझ जाते हैं कि अगर श्याम नाम है तो लड़का का ही होगा, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कभी भी नहीं मानेंगे जब तक श्याम के बारे में ये ना पता चले कि श्याम लड़का है या लड़की है। तो ब्लड रिलेशन के हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। ब्लड रिलेशन, हिंदी में इसको रक्त संबंध कहते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, देखिए ब्लड रिलेशन का मतलब है कि ऐसे देखा जाए तो ब्लड रिलेशन का हम लोग ये समझते हैं कि अपने भाई बहन, माँ और पिता, है ना। बट इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस में का मतलब है कि कोई भी रिलेशन, ठीक है ना, कोई भी रिलेशन। अब जैसे कि मान लेते हैं इसमें जो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले इसमें ध्यान रखना पड़ेगा जनरेशन गैप, ठीक है, फैमिली ट्री, तीसरा मेल या फीमेल रिकॉग्नाइजेशन, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चौथा इस्टेब्लिश्ड रिलेशन, आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करने आना चाहिए कि कौन किसका क्या लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। या किसका संबंध किसके से पूछा जा रहा है वो पता होना चाहिए। अगर ए का संबंध बी से पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि ए क्या लगता है बी का। कभी भी ऐसा ना बता दे कि बी क्या लगता है ए का। तो इस सब बात का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत बारीकी से, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है कि दोनों दिया रहे। तो जनरेशन गैप क्या होता है इसको समझते हैं। जनरेशन गैप देखिए, जनरली आपको मैक्सिमम 2 जनरेशन के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 या 3 जनरेशन के। सपोज कर लेते हैं ये मेरी जनरेशन है, इससे एक जनरेशन मेरे पिता की, उससे एक जनरेशन मेरे दादा की, एक जनरेशन मान लेते हैं नीचे पुत्र की, और एक जनरेशन और मान लेते हैं पौत्र की या पोता की। तो कितना जनरेशन गैप हो गया, देखिए यहां पे प्रेजेंट, ये मतलब प्रेजेंट जनरेशन है जिसमें हम हैं अभी, मान लेते हैं, क्योंकि अपने से कंपेयर कर रहे हैं, या समझ लीजिए आपसे कंपेयर कर रहे हैं। तो आपसे 2 ऊपर और आपसे 2 नीचे, मैक्सिमम इतना ही जनरेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कभी कदार एक आध जनरेशन ऊपर या एक आध जनरेशन नीचे पूछ ले, बट बहुत संभावना कम है। आपको इतना ही जनरेशन का ध्यान रखना है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे एक जनरेशन ऊपर की बात करें तो फैमिली ट्री में उसको एक जनरेशन ऊपर दिखाना है,
अगर उससे भी एक जनरेशन ऊपर की बात करें, मतलब आपके दादाजी या नाना जी के जनरेशन की बात करें, तो आप अपने से 2 जनरेशन ऊपर दिखाएंगे और पिता के जनरेशन से 1 जनरेशन ऊपर दिखाएंगे। उसी तरह अगर मान लेते आपके अपने जनरेशन से आपके पुत्र की जनरेशन की बात हो रही हो, आपसे 1 जनरेशन नीचे, तो आप फैमिली ट्री में उसको 1 जनरेशन नीचे दिखाएंगे। और अगर पुत्र के भी पुत्र की बात हो रही हो, मतलब आपके पोते की या नाती की, तो आप उसको 2 जनरेशन नीचे दिखाएंगे। ये तो हो गया। अब सेम जनरेशन में कौन कौन लोग आते हैं, तो देखिए सेम जनरेशन में कौन आएंगे, अगर आप हैं तो आपकी वाइफ, ठीक है, फिर आपके भाई, आपके बहन, कजन, ठीक है, इस तरह के लोग कौन है, सेम जनरेशन में आते हैं, जो मतलब आपके जनरेशन में मतलब लाई करते हैं। आपसे 1 जनरेशन ऊपर कौन कौन लोग आ जाएंगे, तो आपके पिताजी, माताजी, चाचा, मामा, ठीक है ना, और क्या कह सकते हैं, ताई, बुआ, फूफा, ये सब क्या है, 1 जनरेशन ऊपर है। अगर 2 जनरेशन ऊपर की बात करें तो दादी, नानी, दादा, नाना, इस तरह के 2 जनरेशन ऊपर है। आपसे 1 जनरेशन नीचे की बात करें तो पुत्र है, ठीक है, आपका भतीजा हो सकता है, आपका भांजा हो सकता है, इस तरह के लोग आपके 1 जनरेशन नीचे हैं। और अगर 2 जनरेशन नीचे की बात करें तो आपके पोते, नाते, पोती, नतनी, है ना, ये सब लोग आपसे 2 जनरेशन नीचे रहेंगे। तो आप जनरेशन गैप को बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग फैमिली ट्री की बात करें, तो फैमिली ट्री में क्या होता है कि ट्री बनाना होता है, मतलब एक तरह से फैमिली का पेड़ बनाना होता है। जैसे कहे कि ए बी का भाई है, तो हम कहेंगे ए बी का भाई है, मतलब ए भाई है बी का। अब यहां पे देख पा रहे होंगे कि बी का जनरेशन नहीं पता, सॉरी, बी का मतलब बी मेल है या फीमेल है, बी के जनरेशन नहीं, जेंडर की बात नहीं हुई है यहां पे, तो बी का जेंडर हमें नहीं पता है। फिर कहेगा कि बी सी का पिता है, तो बी सी का पिता है, मतलब बी 1 जनरेशन ऊपर है सी से, तो सी नीचे हो जाएगा। अब बी के बारे में कहा जा रहा है पिता है, तो मेल। फिर कहेगा कि सी डी की माता है, तो डी की माता है मतलब सी फीमेल है, डी 1 जनरेशन नीचे हो गई, तो सी डी की माता है। उसके बाद कहेगा कि ए की जो है ना एस का हस्बैंड है, मतलब पति है, तो ए एस का हस्बैंड है। तो जाहिर सी बात है यही एक मतलब रिलेशन है जिसमें कि अगर एक के बारे में पता चल जाता है ना मेल है, तो दूसरा ऑटोमेटिक पता लग जाए कि ये फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे ये अगर हस्बैंड है तो जाहिर सी बात है एस यहाँ पे वाइफ होंगी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सी का रिलेशन एस से क्या है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि सी एस का कौन लग रहा है या एस सी की क्या लग रही है, ए सी के कौन है या सी ए के कौन है, या डी ए का क्या है या ए डी का क्या है। इस तरह के रिलेशन को आप बहुत आसानी से बता देंगे। इसी को कहते हैं फैमिली ट्री, ठीक है, इसी को कहते हैं फैमिली ट्री। एक बात का और ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि डी का ए से क्या संबंध है या डी का बी से क्या संबंध है, तो अब बताइए डी क्या लग रहा है, ए या सी का। तो डी के बारे में यहां पे ये तो आप श्योर नहीं है ना कि मेल है या फीमेल है। जब डी के जेंडर की जानकारी पूरी तरीके से ना दी गई हो, तो हमेशा याद रखिएगा एक ऑप्शन होता है कांट बी डिटरमाइंड, या ज्ञात नहीं किया जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसे ऑप्शन को हम लोग वहां पे ऑप्ट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि हम नहीं बता पाएंगे 100% कि डी क्या लगते हैं सी के, या क्या लगता है बी का, या क्या लगता है सी का। अगर मेल होगा तो जाहिर सी बात है डी पुत्र है, अगर फीमेल होगी तो जाहिर सी बात है डी हो जाएगी पुत्री सी की। तो इस तरह से हम क्या नाम है फैमिली ट्री बनाएंगे और उसके रिलेशन को बताएंगे। मेल फीमेल ये पता लग ही गया इसी मतलब फैमिली ट्री से। रिलेशन को स्टैब्लिश करना मैंने आपको यहीं से सिखा दिया। तो इस तरीके से ये जो 4 पॉइंट है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस 4 पॉइंट पे अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो आप बहुत आसानी से फैमिली ट्री के क्वेश्चंस को, या फैमिली ट्री नहीं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बना लेंगे, या रक्त संबंध आप हिंदी में कह सकते हैं। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और वहां से हम लोग ज्यादा बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है कि नमन ने एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी मां के इकलौते बेटे का बेटा है, तो नमन का उस लड़के से क्या संबंध है। देखिए नमन का उस लड़के से क्या संबंध है, मतलब नमन क्या लग रहा है उस लड़के का जिसके बारे में बात की गई है, जिसके फोटोग्राफ को देख के नमन कुछ कह रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको फैमिली ट्री से बनाएंगे। नमन है,
एक लड़के की तस्वीर को देख रहा है, तो मान लेते हैं कि वो लड़का यही है जिसकी तस्वीर नमन देखा है। तो नमन एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ। मेरी माँ मतलब वह नमन अपने बारे में बात कर रहा है, तो नमन की माँ, तो हम ऐसे सोच लेते हैं ये नमन है, नमन की ये माँ हो गई, एक जनरेशन ऊपर, यहाँ माता हो गई ये नमन की, एरो ऊपर लगा हुआ है, ये कह सकते हैं फीमेल है। वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो इकलौते बेटे का बेटा मतलब नमन ही वो बेटा है इकलौता, और उसका बेटा यहाँ नीचे फिर से आ गया, ये पुत्र हो जाएगा नमन का। तो कौन है वो लड़का? यही है वो लड़का जिसके बारे में बात हो रही है। नमन कह रहा है कि वह लड़का मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है या इकलौते बेटे का बेटा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नमन का उस लड़के से क्या संबंध है। तो लड़का नमन को क्या बोलेगा? पिताजी तो बोलेगा ना। तो कहेंगे कि नमन जो है ना उस लड़के का पिता है। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन था और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो डी ए से कैसे संबंधित है? अब देखिए, जैसे जैसे कह रहा है हम लोग वैसे वैसे कर लेंगे। सबसे पहला लाइन है कि ए बी का भाई है। ए बी का भाई है मतलब ए भाई है बी का। ए के बारे में पता लग गया कि ए भाई है बी का, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि बी बहन है या भाई है। अगर बहन भी होती तो ए तो भाई होता ही ना, या भाई है तो भाई ही होता। तो बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, बी सी की बहन है। अब देखिए, बी के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई कि बी जो है ना वो सी की बहन है, मतलब बी फीमेल है। और एक बात आपको बता दें, प्लस से हम लोग मेल को डिनोट करेंगे और माइनस से हम लोग फीमेल को डिनोट करेंगे। आप चाहें तो और भी कोई सिंबल यूज कर सकते हैं, वो आपके चॉइस पे है, बट ध्यान रखिएगा प्लस माइनस यूनिवर्सल है, जनरली लोग यही यूज करते हैं। सी डी का पिता है। सी पिता है मतलब एक जनरेशन ऊपर रहेंगे सी और डी एक जनरेशन नीचे। ये सेम जनरेशन में क्यों था? क्योंकि सब भाई बहन एक जनरेशन में आते हैं। तो क्या है? सी पिता है डी का। डी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब कहा जा रहा है कि डी ए से कैसे संबंधित है, मतलब डी ए का क्या लगता है। अब डी के बारे में आप श्योर तो नहीं है ना कि मेल है या फीमेल है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि डी ए का क्या लगता है। अगर मान लीजिए डी फीमेल होती तो इसका मतलब है कि ए इसका डी क्या हो जाता? भांजा हो जाता। अगर मान लेते हैं कि डी फीमेल होती तो इसकी भांजी हो जाती। तो डी के बारे में श्योर नहीं है हम लोग कि डी कौन लगता है, तो हम कहेंगे तय नहीं किया जा सकता कि डी का ए से क्या संबंध है, हम नहीं बता पाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पी क्यू और आर, पी जो है क्यू और आर का भाई है, पी के बाद कॉमा है, मतलब पी क्यू और आर का भाई है, एस आर की माता है, टी पी का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट एक निश्चित रूप से सत्य नहीं है, मतलब आप उसको 100% ट्रू नहीं कह सकते। तो इसमें 3 कथन 100% ट्रू होगा और एक कथन डाउटफुल होगा या गलत होगा। तो सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे कि P जो है Q और R का भाई है। तो Q और R दो व्यक्ति यह है। अब पता नहीं मेल है या फीमेल है ये तो नहीं पता, लेकिन P के बारे में जानकारी है कि P मेल है क्योंकि वो भाई है Q और R का। Q और R बहन भी हो सकती है, एक भाई एक बहन भी हो सकती है, या दोनों बहन या दोनों भाई। S जो है R की माता है, S R की माता है मतलब S एक जनरेशन ऊपर होगी और वो तीनों की माता होगी क्योंकि तीनों भाई बहन आपस में, तो S फीमेल हो गई, वो तीनों की माता हो गई। टी पी का पिता है, टी जो है ना वो पी का पिता है, तो जाहिर सी बात है एस का वो हस्बैंड होगा, तभी वो पी का पिता होगा। सॉरी टी ना, हाँ यहाँ पे टी लिखना है, टी पी का पिता है। तो टी आर का भी पिता है और क्यू का भी पिता है क्योंकि आपस में ये लोग भाई बहन है। अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। पहला कथन देख रहे हैं टी क्यू का पिता है क्या, तो टी क्यू का तो पिता है, बिल्कुल सही बात है। उससे मतलब नहीं कि क्यू कौन है, उससे क्या मतलब है, टी पिता तो है। एस पी की माता है क्या, तो एस भी पी की माता है, ये भी सही बात है। पी एस का पुत्र है, बिल्कुल है क्योंकि इसके बारे में जानकारी है, ये लड़का है। तो लास्ट स्टेटमेंट ही गलत होगा, क्यू टी का पुत्र है। तो देखिए ये पुत्र है कि पुत्री है ये जानकारी नहीं दी हुई है, तो हम
दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये पुत्र है, हो सकता है कि पुत्री भी होती अगर ये फीमेल होती तो यही स्टेटमेंट एक हम निश्चित रूप से सत्य नहीं है, या हम नहीं बता सकते कि ये पुत्र है या पुत्री है। तो कह सकते हैं कि मेरा ऑप्शन डी ही यहां पे ऑप्शन सही है, लेकिन स्टेटमेंट गलत है। अब यहां पे 6 व्यक्ति है पी क्यू आर एस टी और यू के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। एस जो है वो पी की दादी और क्यू की माता है, आर क्यू की पत्नी और यू की माता है, यू टी की पोती है। तो निम्नलिखित में से कौन विवाहित जोड़े में से एक है? मतलब यहां पे कहा जा रहा है कि 6 व्यक्ति है पी क्यू आर एस टी यू, इसमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। 2 विवाहित जोड़े का मतलब 2 मैरिड कपल हैं। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि एस पी की दादी और क्यू की माता है। तो एस दादी है, तो जाहिर सी बात है एस दादी हो गई। किसकी? तो पी की। तो पी 2 जनरेशन नीचे होगा ना, यहां पे पी होगा, तभी तो ये 1 जनरेशन 2 जनरेशन ऊपर हो गई। और क्यू की माता है, तो क्यू की माता है तो क्यू यहां पे रख दीजिए। एस पी की दादी, क्यू की माता। ठीक। उसके बाद आर क्यू की पत्नी है। तो चलिए ये अच्छी बात हो गया कि आर यहाँ पे क्यू की पत्नी हो गई, तो क्यू मेल हो गया। तो जाहिर सी बात है ये इसका पुत्र ही होगा, तभी ये इसकी दादी हो गई, है ना। मेरे पिताजी की माता दादी होती है ना, मेरी मम्मी की जो माता जी होती है वो नानी होती है, ये सब आपको पता होगा। आर क्यू की पत्नी और यू की माँ है। आर जो है ना वो यू की भी माँ है, इसका मतलब है कि यू यहां होंगी और ये दोनों आपस में भाई 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 बहन या बहन बहन होंगी, ये अभी श्योर नहीं है। यू जो है वो टी की पोती है, तो यू के बारे में पता लग गया कि यू फीमेल है और टी की पोती है, इसका मतलब है कि टी यहां पे एस के हस्बैंड होंगे और दोनों एक दूसरे से विवाहित हैं। और जाहिर सी बात है यहां पे कहा भी जा रहा है कि 2 विवाहित जोड़े हैं, तो यहां पे हमको दिख गया होगा एक विवाहित जोड़ा और दूसरा विवाहित जोड़ा, बहुत आसानी से पता लग गया। अब हमसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विवाहित जोड़ा है। तो ऑप्शन में देखिए आर और एस विवाहित जोड़ा नहीं है, गलत। एस और टी विवाहित जोड़ा है, बिल्कुल सही बात है। टी और क्यू विवाहित जोड़ा कभी नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एस और टी ही हमारा सही ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ए सी का पुत्र है, सी और क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माता है और पी जेड का पुत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी और ए चचेरे भाई हैं, पी ए का मामा है, क्यू ए का नाना है, सी और पी बहनें हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ए सी का पुत्र है, तो ए पुत्र है सी का, मतलब सी एक जनरेशन ऊपर, ए एक जनरेशन नीचे। ए पुत्र है सी का। सी मेल है फीमेल है नहीं पता। सी और क्यू बहनें हैं, लीजिए पता लग गया। अब ये देखिए सी और क्यू बहनें हैं, मतलब दोनों फीमेल है, बहनें। सी क्यू की बहन है लिखा नहीं है, सी और क्यू बहनें हैं, समझिए। सी क्यू की बहन है मतलब सी फीमेल है, क्यू के बारे में नहीं पता। लेकिन अगर लिखा है कि सी और क्यू बहनें हैं, मतलब सी और क्यू दोनों फीमेल है। जेड क्यू की माता है, एक जनरेशन ऊपर हो गई, जेड क्यू की माता, इसकी भी माता, दोनों की माता है। और पी जेड का पुत्र है, पी जो है वो जेड का पुत्र है, मतलब पी यहां पे मेल हो गया, ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी और ए चचेरे भाई हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक पहली बात तो ये एक जनरेशन नीचे है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जनरेशन जैसे दिख जाए ऊपर नीचे है तो भाई वाला तो रिलेशन हो ही नहीं सकता। पी ए का मामा है क्या? तो देखिए जाहिर सी बात है ए की जो माता है वो सी है और सी का जो भाई है वो पी है, तो माता के भाई को हम लोग मामा ही कहते हैं ना, ये इसका मामा तो होगा ही, तो ये सही बात है। क्यू ए का नाना है क्या? देखिए नाना होने के लिए इसको एक जनरेशन और ऊपर जाना चाहिए, हालांकि ये नाना होता भी नहीं, ये तो फीमेल है, गलत। सी और पी बहनें हैं, देखिए सी और पी बहनें नहीं है, सी और पी भाई बहन है, सी और क्यू बहनें लिखा हुआ है ना, तो ये भी गलत। तो हम कहेंगे कि एक ही स्टेटमेंट हमारा सही है कि पी ए का मामा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनील ने कहा, उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है, तो लड़की की मां का सुनील से क्या संबंध है? देखिए तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनील ने कहा,
ठीक है, तस्वीर में एक लड़की है, मान लेते वो लड़की यही है, इसकी और इशारा करके सुनील कहता है कि उसकी माँ, तो लड़की की माँ यहाँ हो गई, ठीक है, ये फीमेल है, लड़की भी फीमेल है, लड़की तो फीमेल ही होती है, उसकी माँ का भाई, माँ का भाई, ये भाई हो जाएगा, ठीक है, माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र होने का मतलब कि सुनील के माँ का पिता का, सुनील की माँ के पिता, तो सुनील के माँ का पिता कौन हो जाएगा, सुनील का नाना, और नाना का इकलौता पुत्र क्या होगा, सुनील का मामा। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये कौन है, सुनील का मामा। हम कह सकते हैं, इसको एक जनरेशन नीचे रख लीजिए, यहां सुनील, ये सुनील का मामा हो गया। क्लियर। अब कहा जा रहा है कि लड़की की मां का सुनील से क्या संबंध है। तो लड़की की मां का सुनील से क्या संबंध होगा, देखिए लड़की की मां ये है ना, ये माता लिख देते, लड़की की माता का सुनील से क्या संबंध है। अब देखिए मेरी बात समझिए, दोनों के ये मामा हो गए ना, ये जो व्यक्ति है ये दोनों के मामा है, नहीं हो रहा, लड़की का भी मामा है और सुनील का भी मामा है। तो लड़की की जो माँ है वो सुनील की क्या लगेगी, चाची लगेगी ना, तो हम कहेंगे कि वो सुनील की चाची होगी। क्लियर। क्योंकि आंट कह सकते हैं, अगर यहाँ पे चाची सूट नहीं कर रहा है तो आंट कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि चाची, ताई, मामी, बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है। आंट की हिंदी बहुत सारा है, चाची है, ताई है, मामी है, बुआ है। तो यहाँ पे आप आंट कर ले, अगर चाची से कंफ्यूजन हो तो हम आराम से कह सकते हैं कि वो सुनील की चाची है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग के जैसा क्वेश्चन है, कोडिंग में दिया रहेगा रिलेशन और आपको बताना है कि a प्लस बी का मतलब होता है कि a b की माता है, a माइनस बी का मतलब होता है a b का भाई है, a परसेंटेज b का अर्थ होता है a b का पिता है, और a गुना b का अर्थ होता है कि a b की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि p q का मामा है। देखिए अब यहाँ पे जो a प्लस बी है ना, इससे मतलब नहीं है ज्यादा, ए और बी से घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ ये ना दिखे कि यहाँ ए बी है और यहाँ तो ए बी है ही नहीं इसमें, क्वेश्चन में कहीं भी ऑप्शन में, मतलब वो नहीं है। मतलब है इस सिंबल से कि प्लस का मतलब होगा कि जो पहला व्यक्ति है ना, दूसरे व्यक्ति की माता होगी। यहाँ पे पहला जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति का भाई होगा। परसेंटेज का मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पिता है। गुना का मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बहन है। तो यही आपको बताना है कि पी क्यू का मामा किस ऑप्शन में सूट कर रहा है। तो देखिए पी क्यू का मामा होने के लिए आपको हम एक अच्छी बात बता दें, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और ऑप्शन से इलिमिनेट कर सकते हैं समय बचाने के लिए। अगर जैसे जैसे पूछ रहा है कि पी क्यू का मामा है, मतलब पी जो है ना वो मामा होना चाहिए और पी मेल होना चाहिए, है ना, मामा होने के लिए पी को मेल होना पड़ेगा। लास्ट में अगर कोई चीज रहता है ना तो उसका रिलेशन बहुत रेयर केस है कि पता लगेगा। अगर वाइफ हस्बैंड वाला केस है तो पता लग जाएगा, तो अभी हम इसको डाउटफुल में रखें, क्योंकि पी का जो है ना वो कहीं ना कहीं बच जाएगा जेंडर पता लगना। यहाँ पे पी प्लस प्लस में यहाँ देख रहे हैं कि पी जो है ना एस की माता हो जाएगी, ये फीमेल है। यहाँ पी के बारे में मेल की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी काट दीजिए, इसको चेक ही नहीं करना। यहाँ पे पी माइनस पी भाई ये हम रखेंगे, इसको चेक करेंगे। यहां पे भी लास्ट में देख पा रहे हैं कि पी आ रहा है, तो ये भी डाउटफुल के केस में चला जाएगा। तो हम इसको भी डाउटफुल में रखेंगे, तो हम यही वाला ऑप्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे चेक करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली क्या पता आंसर मिल जाए। तो दो तीन ऑप्शन ऐसे कट गया। तो चलिए पी माइनस एम, माइनस का मतलब है पी ए का क्या, पी एम का भाई हो जाएगा, तो पी एम का भाई यही होगा ना। एम प्लस एन, इसका मतलब है कि एम एन की माता है, एम जो है वो एन की माता है, तो एम एक जनरेशन ऊपर एन की माता। एन गुना क्यू का मतलब होता है, कहां गया एन गुना क्यू, ढूंढिए यहां है, तो एन क्यू की बहन है, तो एन जो है वो क्यू की बहन हो गई। अब यहां पे देखिए पी क्यू का मामा हो रहा है क्या, तो देखिए चाहे कोई भी हो, ये मेल हो या फीमेल हो, उससे लेना देना नहीं है। यहां पे ये तो तय बात है ना कि क्योंकि ये माता ही होंगी और माता का जो भाई है वो हमेशा मामा होगा, तो हम कह सकते हैं कि पी जो है ना मामा ही है क्यू का, ये तो श्योर है। तो हम कहेंगे यही ऑप्शन मेरा सही है। इसको भी गलत कर दिए, इसको भी गलत कर दिए।
क्यों गलत किए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए काम कर गया। लास्ट में पी होने की वजह से चेक नहीं किए और यहाँ पी तो फीमेल ही है, इस वजह से हमारे लिए आसान हो गया था। जब एग्जाम में एकदम समय ना बचे और आपको सॉल्व करने का समय ना हो तो आप ये ट्रिक अपना सकते, बिना सॉल्व की ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अंतिम क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। एक परिवार के सभी 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि बी जो है वो सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी एक विवाहित जोड़े हैं। ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, तो एफ बी का भाई है, तो बी की मां कौन है? मतलब बी की माता कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 6 व्यक्ति है परिवार में, ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। बी सी का पुत्र है, तो बी पुत्र है सी का, तो सी एक जनरेशन ऊपर, बी एक जनरेशन नीचे। बी पुत्र है सी का, अच्छी बात है। सी बी की मां नहीं है। अब सी मां नहीं है तो जाहिर सी बात है पिता होंगे। मां नहीं है तो एक ही ऑप्शन बच रहा है पिता, तो सी पिता हो गया। ये अच्छी बात है, यहां से पता लग गया। ए और सी एक विवाहित जोड़े हैं, लीजिए, और अच्छी बात हो गई कि ये फीमेल होंगी, क्योंकि मेल है तो ये ऑब्वियसली फीमेल है, वाइफ हस्बैंड है ना। ई सी का भाई है, ई जो है वो सी का भाई है, ठीक है, एक जनरेशन में आ गए। वाइफ हस्बैंड भी एक जनरेशन में होते हैं, यहां तक हो गया। डी ए की पुत्री है, डी जो है ना वो ए की पुत्री है, तो लीजिए डी एक जनरेशन नीचे पुत्री हो गई, ठीक। एफ बी का भाई है, एफ जो है वो बी का भाई है, तो एफ यहां हो गया और बी का भाई हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी की माता कौन है, बहुत आसानी से नहीं बता देंगे कि बी की माता कौन है, ए है। बी की माता कौन है, ए है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है कि बी की माता ए है। तो इस तरह आज हम लोग ब्लड रिलेशन के हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को और बेसिक क्वेश्चन को कर लिया है। कम से कम आपको बेसिक नॉलेज तो पता लग गया ना कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे जेंडर पे हम लोग काम करेंगे, कैसे हम लोग फैमिली ट्री पे काम करेंगे, और फिर कैसे हम लोग रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। तो मेनली आज पहले पार्ट में सिखाने का मकसद मेरा यही था कि आप 4 जो पॉइंट है उसको समझ जाएं। उसको समझ जाएंगे तो उसके बाद फैमिली ट्री बनाना या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। रक्त संबंध रीजनिंग का सबसे मजेदार टॉपिक होता है, क्योंकि आप उससे कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा दोबारा और कुछ क्वेश्चंस को भी करिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज जल्दी से आप पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, टेलीग्राम के चैनल से जरूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही गया होगा टेलीग्राम का, और हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है, तो आप वहां से जुड़ जाएं और लोगों को भी वीडियो शेयर करें जो 2024 की परीक्षा देंगे सीसैट की। तो इस तरह हम आपसे सप्ताह में 3 दिन मिलते रहते हैं। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।